है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डायग्नोज, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है। उसके अलावा फार्मासिस्ट क्या होता है और फार्मेसी का प्रोफेशन जो है उसमें बेसिक ड्यूटीज क्या है फार्मासिस्ट की, वो हमने देखी। स्कोप ऑफ फार्मेसी देखा, फार्मेसी की सर्विसेज, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सर्विसेज देखी, और फार्मासिस्ट के रोल्स फिर हमने देखे। कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च और डेवलपमेंट में, एनालिसिस और टेस्टिंग में, मार्केटिंग में, एकेडमिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस में। इसके अलावा कंसल्टेंसी और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। फिर हमने उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा। ठीक है, तो कल यहाँ तक हम सबको क्लियर था। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में इस प्रोफेशन की हिस्ट्री बताई गई है कि ये प्रोफेशन बना कैसे और क्या क्या चेंजेस आए थ्रू आउट टाइम इसमें। तो स्टार्ट से उन्होंने बताया है, बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, फ्रॉम बिगिनिंग्स एज रिमोट एंड सिंपल एज दीज केम द प्राउड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इट्स डेवलपमेंट पैरेलल्स दैट ऑफ मैन। देर उन्होंने बताया कि फार्मेसी प्रोफेशन जो है उतना ही पुराना है जितना कि इंसान खुद पुराना है। Among the several characteristics unique to Homo sapiens is our propensity to treat ailments, physical and mental, with medicine। कहते हैं होमो सेपियंस जो है इंसानों की एक खास जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो डिजीजेस को फिजिकली और मेंटली मेडिसिन से ट्रीट करने की ट्राई करते रहते हैं। Ancient man learned from instinct, from observation of birds and beasts. Cool water, a leaf, dirt or mud was his first soothing application। जो पुराना इंसान था उसने इंस्टिंक्ट यानी कि इनबॉर्न जो एक करेक्टरिस्टिक होती है अल्लाह ताला की तरफ से, उससे वो सीखने के काबिल था, तो वो नई चीजें देखता था इंस्टिंक्ट से और ऑब्जर्वेशन से। वो बर्ड्स को देखता था, दूसरे जानवरों को देखता था कि वो कैसे जो है वो यूज करते हैं चीजों को, कैसे वो हीलिंग के लिए चीजों को यूज कर रहे होते हैं। फिर उसने पानी को यूज किया, पत्तों को, मिट्टी को, अपनी सूदिंग एप्लीकेशन यानी कि अपनी डिजीज को कम करने की उसने कोशिश की। बाय ट्रायल he learned which some served him best, eventually he applied his knowledge for the benefit of others। ट्रायल और एक्सपीरियंस से, ट्रायल एंड एरर जो है, इससे उसने लर्न किया कि कौन सी चीज बेस्ट है, और फिर अपने नॉलेज को उसने दूसरों के लिए यूज किया। Prehistoric pharmacy. Since humanity's earliest past, pharmacy has been a part of everyday life. Some of mankind's oldest settlements, such as Shanidar, support the contention that prehistoric people gathered plants for medicinal purposes। कहते हैं ह्यूमैनिटीज के अर्लीस्ट पास्ट को अगर देखा जाए तो फार्मेसी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा थी। और मैनकाइंड यानी इंसानियत की जो सबसे पुरानी सेटलमेंट्स हैं, जब वो गारों में रहते थे, तो एक कबीला कह लें, एक शानीदार कबीला था। तो वो जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए चीजों को इकट्ठा करता था। बाय ट्रायल एंड एरर द नॉलेज ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस ग्रू। ट्रायल और एरर से उनके पास ये नॉलेज आ गया था कि कुछ चीजों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। When healers at Shanidar or other prehistoric settlements approached disease, they placed it within the context of their general understanding of the world around them, which was alive with good and evil spirits। जब भी कोई डिजीज आता था तो वो उसको दो तरह की पावर्स के दरमियान उसको कंसिडर करते थे, या तो वो गुड है या वो इवल स्पिरिट है, उस वजह से यानी डिजीज हुई है, वो ये सोचते थे। द मैजिकल पोशंस फॉर क्योरिंग वर पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द शेमन। शेमन किसी भी ऐसे बंदे को कहते हैं कि जो
मेडिटेशन करता है, जो चीज़ों के बारे में सोच विचार करता है, और वो सोचता है कि हमारे सराउंडिंग में कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है कोई भी, और उसको उन्हीं पावर से हील भी किया जा सकता है, जिसे शेमन कहते हैं। द शेमन डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड मोस्ट सीरियस इलनेसेस। ही कंपाउंडेड द रेमेडीज needed to keep away the influences of evil spells or spirits। तो जो शेमन था वो डायग्नोज करता था डिजीजेस को, यानी वो पता लगाता था डिजीज है क्या, और फिर उसका क्योर ढूंढने की ट्राई करता था। और रेमेडीज को कंपाउंड करना मतलब कोई ऐसी रेमेडी बनाना जो कि इवल स्पिरिट्स को दूर रख सके। आगे एंशियंट टाइम्स है। Sumerian clay in making of tablets. Scrolls have been found as old as around 3000 BC. Sumerian clay as old as 3000 BC has been discovered, which is considered to be oldest prescription। सुमेरियंस भी एक ऐसी ट्राइब एंशियंट टाइम्स का जो कि क्ले को यूज करता था अपनी ओल्डेस्ट प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि क्ले के ऊपर उन्होंने मेंशन करना कि क्या चीज हम डाल रहे हैं और इससे कौन सी रेमेडी हम बना रहे हैं। और इसके अलावा क्ले की बनी हुई टैबलेट्स भी मिलती हैं। इट हैज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग गम फ्रॉम सीड्स, यानी सीड्स को यूज करके किस तरह से गम बनाई जाती है ताकि वो जिधर भी कोई वाउंड है उसके ऊपर अप्लाई की जा सके। इसके मेथड्स भी मिलते हैं उसमें रिटर्न। Egyptian times, when organized settlements arose in the great fertile valley of Nile and the Indus River, changes occurred that gradually influenced the concepts of disease and healing। इजिप्ट में जो ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स थी नील और इंडस रिवर के पास, उनमें ऐसे चेंजेस आए, मतलब उन्होंने इतनी जो है प्रोग्रेस की जिससे कंसेप्ट्स ऑफ डिजीज और हीलिंग वो बिल्कुल जो है ना चेंज हो गए थे। आगे बेबीलोनियंस हैं। फॉर द बेबीलोनियंस मेडिकल केयर वाज प्रोवाइडेड बाय टू क्लासेस ऑफ प्रैक्टिशनर, द असीपू मैजिकल हीलर एंड द एसू एम्पिरिकल हीलर। बेबीलोनियंस में प्रोग्रेस होते होते ये जो डिजीज की केयर करने का जो एक प्रोफेशन था वो दो में तकसीम हो गया था, एक मैजिकल हीलर और दूसरा एम्पिरिकल हीलर में। Asipu relied more heavily on spells and magical stones far more than plant materials। जो असीपू था बेसिकली ये एक शेमन ही था, वो ज्यादा रिलाई करता था स्पेल्स पे और मैजिकल स्टोन्स पे। और जो एसू था वो क्या करता था कि लार्ज कलेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मैनिपुलेटेड देम इनटू सेवरल डोजेज फॉर्म्स दैट आर स्टिल बेसिक टुडे सच एज पॉस्ट्रीज पिल्स एंड ऑइंटमेंट्स। जो एसू जो कि एम्पिरिकल हीलर था वो बिलीव करता था कि जो ड्रग्स हैं प्लांट से या एनिमल से, उनको यूज करके हम किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं थे, ये एक दूसरे के साथ कोलैब भी करते थे बाज डिजीजेस को क्योर करने के लिए। ये इधर बेबीलोनियन एम्पायर इन्होंने दिखाया है, इराक सीरिया जॉर्डन इजिप्ट तक फैला हुआ है, ईरान से। Days of Papyrus Ebers. The Egyptian medicine dates from about 2900 BC. Best known and most important pharmaceutical record is the Papyrus Ebers, a collection of 800 prescriptions mentioning 700 drugs। कहते हैं इजिप्शियन मेडिसिन तो बहुत पुरानी है, 2900 बीसी से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड है वो पेपरस एबर्स का है। ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर 800 प्रेस्क्रिप्शंस हैं और 700 ड्रग्स उन्होंने मेंशन की हैं। द ड्रग्स आर चीफली बोटेनिकल ऑल्दो मिनरल एंड एनिमल ड्रग्स आर आल्सो नोटेड। मेजरली बोटेनिकल ड्रग्स हैं, मतलब पौधों से ली गई हैं, और उसमें कुछ हिस्सा मिनरल ड्रग्स और एनिमल्स से रिलेटेड ड्रग्स का भी है। सच बोटेनिकल सब्सटेंसेस एज अकेशिया कैस्टरबीन एंड फेनल आर मेंशन्ड along with apparent references to such minerals as iron oxide, sodium carbonate, sodium chloride, sulfur। आगे ग्रीक सिविलाइजेशन है। During the millennium that followed, the roots of modern medical profession in West arose from Greek civilization। पुराने वक्तों में जो सबसे मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन की रूट्स ओरिजिनेट हुई वो ग्रीक सिविलाइजेशन से हुई थी वेस्ट में। एस्क्लेपियस गॉड ऑफ हीलिंग। इधर तक क्लियर है सबको? आवाज और पीपीटी शो हो रही है सबको?
ओके। Asclepius got a feeling. Hygia, nahi. Beginning in the 7th century BC, the wise and kind Asclepius gradually superseded Apollo as the greatest of the healing gods. अपोलो एक हीलर था, उसको सुपरसीडेड किया एस्क्लेपियस ने। और वो इतना वाइज बंदा था और इतना काइंड था कि उसको गॉड ऑफ हीलिंग का टाइटल दे दिया गया। एट द टच ऑफ हिज हैंड्स और ऑफ द टंग ऑफ हिज सेक्रेड सर्पेंट मिरेकुलस थिंग्स हैपेंड। कहते हैं उसके टच करने से और उसका एक जो सेक्रेड सर्पेंट यानी कि एक सांप रखा हुआ था उसने, उसकी जुबान के टच करने से या एस्क्लेपियस का हाथ टच होने से ऐसी मुतजाती चीजें होती थी कि जो डिजीज थी वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाती थी, हील हो जाती थी। Staff of Asclepius entwined by a sacred serpent gradually emerged as the official symbol of medicine around the world। ये जो एक स्टाफ यानी उसने एक लाठी सी अपनी पकड़ी होती थी, उसके ऊपर एक ये सांप लिपटा हुआ है, इसी को ऑफिशियल सिंबल ऑफ मेडिसिन के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। एस्क्लेपियस हाइजिया वन ऑफ हिज डॉटर, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हाइजिया। हर आर्म entwined by a serpent and holding a bowl thought to have contained a healing poison। उसकी बेटी भी उसके साथ खड़ी होती थी, वो भी हीलर के तौर पे उसकी हेल्प करती होगी अपने फादर की। उसके हाथ में एक सरपेंट लिपटा होता था, यानी वही सांप एक लिपटा होता था और उसने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता था। और उसमें में भी कोई हीलिंग पॉइजन होता था। एंड द अर्लीस्ट records one finds a similar mixed concept of drug or pharmacon, a Greek word that meant magic spells or poison। तो उसका जो हाथ था, उसके हाथ में जो बाउल था और साथ उसका जो लिपटा हुआ सांप था, उसी को फिर फार्मेसी का एक और लोगो बना दिया गया, एक सिंबल के तौर पे उसको भी जाना जाने लगा। और जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं उसमें फार्माकोन एक वर्ड मिलता है, वो भी जो है वो उसका मीनिंग है मैजिक स्पेल्स या पॉइजन। एक मिक्स्ड कंसेप्ट है ड्रग का ये भी। आ गया हिपोक्रेट्स। From another period in Greek history, the greatest name that is still with us today is that of physician Hippocrates, known as the father of medicine। एक और ग्रीक हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जो नाम है वो है एक ऐसे फिजिशियन का जिसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। पहले जो एस्क्लेपियस था वो था गॉड ऑफ हीलिंग। और अब ये जो हिपोक्रेट्स है ये है फादर ऑफ मेडिसिन। Is one of the most important name in the development of pharmacy as a profession based on scientific knowledge rather than a mixture of medicine and spiritual acts। कहता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है फार्मेसी की हिस्ट्री में, जिसने फार्मेसी प्रोफेशन को एक साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन बनाया rather than a mixture of medicine and spiritual acts। During this period, the word pharmacon came to mean a purifying remedy for good। इसका पीरियड आने तक फार्माकोन जो है उसका मीनिंग ये लिया जाता था कि कोई भी प्योरीफाइंग रेमेडी, कोई भी ऐसी चीज जो अच्छे के लिए यूज की जाए। लेकिन पहले फार्माकोन का मतलब होता था मैजिकल स्पेल्स या पॉइजन, लेकिन अब उसको एक अच्छे वे में जाना जा रहा था। He mentioned around 2 to 400 drugs as well as methods of carrying out various pharmaceutical processes। हिपोक्रेट्स ने 200 से 400 ड्रग्स भी बताई और उसके अलावा उसके मेथड्स भी बताए कि किन मेथड से उसके फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, मतलब उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जा सकती है और उसको किसी भी डोजेज फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। डायस्कोरिड्स है आगे। ही वाज अ ग्रीक फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डील बॉटनी एज एन अप्लाइड साइंस ऑफ फार्मेसी। डायस्कोरिड्स एक और ग्रीक फिजिशियन और बॉटनिस्ट, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने बॉटनी को एक अप्लाइड साइंस के तौर पे फार्मेसी में यूज किया। मतलब कि उसने एक डिफरेंट, कह लें कि एक डिफरेंट ब्रांच उसने बना दी थी फार्मेसी की, जिसमें सिर्फ वो बोटेनिकल ओरिजिन ड्रग्स को डिस्कस करता था, क्योंकि वो खुद एक बॉटनिस्ट था। His work De Materia Medica is considered a milestone in the development of pharmaceutical botany and in the study of naturally occurring medicinal materials। This area of study is today known as pharmacognosy। उसने एक बुक लिखी थी डी मटीरिया मेडिका,
जो कि एक माइलस्टोन कंसिडर की जाती है फार्मास्यूटिकल बॉटनी में, और नेचुरली अकरिंग जितनी भी मेडिसिनल मटेरियल्स हैं उनके लिए। आज इस एरिया को कहा जाता है फार्माकोग्नोजी। फॉर्म डी में 2 साल हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोजी। He explained methods of preparing crude drugs from opium and many other botanical drugs. He developed the art of identification, collection, purification, and proper storage of botanical drugs. उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह क्रूड ड्रग से हम कोई भी ड्रग जो है प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि एक पौधे के अंदर वाकई में कोई काबिल इस्तेमाल ड्रग है भी मौजूद या नहीं, और फिर उसकी प्रॉपर स्टोरेज कैसे करनी है, ये सारा उसने बताया। आगे है क्लॉडियस गैलन। He was a renowned Greek pharmacist and physician. He practiced and taught both medicine and pharmacy in Rome. His principles of preparing and compounding medicines ruled in the Western world for 1500 years. क्लॉडियस गैलन एक और ग्रीक फार्मासिस्ट और फिजिशियन, और उसने प्रैक्टिस भी की और उसने बताया भी कि मेडिसिन और फार्मेसी जो रोम में है, और उसके अलावा उसके प्रिंसिपल्स बनाए। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग मेडिसिन मेडिसिन को भी वो खुद बनाता था, और इसके जितने भी रूल्स हैं मेडिसिन को कंपाउंड करने के, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में 1500 साल तक रूल होते रहे हैं। He aimed to create a perfect system of physiology, pathology, and treatment of illness. He wrote 500 books on medicine, including numerous drugs of natural origin, formula, and methods of compounding. उसने 500 से ज्यादा किताबें लिखी जिसमें उसने नेचुरल ओरिजिन के ड्रग्स को इंक्लूड किया, उनके फार्मूलाज लिखे और उनको कंपाउंड करने के मेथड्स बताए। It was his tremendous work in the field of crude natural origin drugs that still today his name is associated with that class of pharmaceuticals compounded by mechanical means, clinical preparations. उसने इतना ज्यादा काम किया था इस फील्ड में कि आज भी कुछ ऐसी ड्रग्स और प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसके नाम से ही जानी जाती हैं। ग्लैनिकल प्रिपरेशंस कहते हैं उसमें। इसमें सबसे जो फेमस चीज है वो कोल्ड क्रीम है, उसे गेलन सिरेट भी कहते हैं। उस जमाने में एक क्रीम बनाना वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक क्रीम जो है वो एक ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसको डायरेक्टली हम माउंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसका इफेक्ट भी आता है। आगे हैं सेंट्स कोस्मस एंड डेमियन। ये दोनों ट्विन भाई थे, और ये दोनों फार्मेसी और मेडिसिन प्रोफेशन के रिलेटेड काम करते थे। अब पहले जो मेडिसिन और फार्मेसी का प्रोफेशन था ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं था, यानी कि एक फिजिशियन और फार्मासिस्ट ये एक ही बंदा दोनों हो सकता था पहले। पहले हमने जितने पीछे ग्रीक लोग देखे हैं उसमें वो फार्मासिस्ट जैसे क्लॉडियस गैलन है, ही वाज अ रिनाउंड ग्रीक फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि कब फार्मेसी प्रोफेशन को मेडिसिन से अलग किया गया। खैर, डेमियन द अपोथेकेरी एंड कोस्मस द फिजिशियन। डेमियन जो था वो एक फार्मासिस्ट था, कोस्मस जो था वो फिजिशियन था। दे वर द ट्विन ब्रदर्स ऑफ अरेबियन डिसेंट, यानी ये दोनों अरबी थे। देयर ट्विन कैरियर्स वर कट शॉर्ट इन द ईयर 303 बाय मार्टायरडम। 303 में ये दोनों शहीद हो गए थे। दे वर द पैट्रन सेंट्स ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन एंड मेनी मिरेकल्स आर एट्रीब्यूटेड टू देम। सेंट्स कहते हैं जैसे कोई भी रिलीजियस आदमी होता है, सूफी, और बहुत से मिरेकल्स उनसे एट्रीब्यूटेड हैं। आगे गोल्डन एरा ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस, यानी कि मुस्लिम एरा। As Western Europe struggled, a new civilization arose among those who followed the teachings of Muhammad, peace be upon him. The formerly nomadic people who united into the nations of Islam conquered huge areas of Middle East and Africa and eventually expanding into Spain and Eastern Europe. उन्होंने बताया कि जब वेस्टर्न यूरोप स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे एक नई सिविलाइजेशन आई जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को फॉलो किया, और ऐसे लोग जिनको पहले कोई भी नहीं था जानता
उनकी कौमों ने आपस में कोलैब किया और मिडल ईस्ट के और अफ्रीका के बड़े एरियाज को कनकेर कर लिया। और उसके बाद वो स्पेन और ईस्टर्न यूरोप तक फैल गए। अब्बासिड कैलिफेट यानी अब्बासियों का जो दारुल खिलाफा, उनकी हुकूमत का जो एरा है। In Baghdad, the first pharmacy was established in 754 under the Abbasid Caliphate during the Islamic Golden Age. बगदाद में दुनिया की सबसे पहली फार्मेसी स्टैब्लिश हुई। Clear-cut separation of the two professions, physician and pharmacy, was done in 800 AD in Abbasid Caliphate. 800 AD में सबसे पहले फिजिशियंस और फार्मासिस्ट के प्रोफेशंस को एक दूसरे से अलग किया गया था। इसमें आगे डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और उनके जो सर्विसेज हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले है यहाना बिन मसावे, one of the contributors of Arabic pharmacy. He wrote a book, Ibn Masawi, which includes 30 aromatics, their physical properties, method of detecting adulteration, and pharmacological effects. सबसे पहले अरबिक फार्मेसी में कंट्रीब्यूट किया इब्ने मसावे ने और बुक लिखी अपने नाम से, इब्ने मसावे, जिसमें 30 एरोमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें से खास पंजेंट स्मेल आती है, अरोमा आता है। दे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन, ऐसे मेथड्स बताए जिससे हम जान सकते हैं कि कब कौन सी ड्रग अडल्टरेट यानी खराब हो चुकी है, और उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताए उस बुक में। इब्ने मसावे रिकमेंडेड सैफरन फॉर लिवर एंड स्टमक एलिमेंट्स, यानी जाफरान को उसने बताया कि लिवर और स्टमक की एलिमेंट्स के लिए अच्छी चीज है। आगे अबू हसन अली बिन साहल रबन अत-तबारी, he wrote a famous book, Paradise of Wisdom. It contains discussions on the nature of man, cosmology, embryology, diet and disease. इसमें डिस्कशन है अबाउट द नेचर ऑफ मैन, इंसान किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो एक्शंस परफॉर्म करता है। कॉस्मोलॉजी यानी सितारों का इल्म है उसमें। एम्ब्रियोलॉजी, डाइट एंड डिजीजेस। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एक एम्ब्रियो से एक अडल्ट इंसान तक जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो उसमें बताएं। साबिर बिन साहिल है नेक्स्ट। Sabur bin Sahil. The first medical formulary to be written in Arabic is Al Akrabadin. In it, he gave medical recipes stating the methods and techniques of compounding these remedies, their pharmacological actions, the dosages, and the means of administration. Al Akrabadin सबसे पहली दुनिया की फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी एक ऐसा ऑफिशियल टेक्स्ट बुक होता है, एक ऐसा कह लेंगे एक बुक होती है जिसके अंदर जो मौजूद मेडिसिन हैं उनको बनाने के तरीके होते हैं और उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लिखे होते हैं, उनकी डोजेज फॉर्म्स लिखी होती हैं और किस तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है यानी बॉडी में किस तरह से उनको देना है, वो लिखा होता है सारा इसमें। अबू बकर मोहम्मद अर राजी, he was one of the greatest physician in Islam, but at the same time he was supporter of the art of alchemy. अबू बकर मोहम्मद अर राजी एक फिजिशियन थे, बट एट द सेम टाइम वो एक केमिस्ट भी थे। यानी वो आर्ट ऑफ अल्केमी से इतना मुतासिर थे कि वो न्यू केमिकल्स को मिला के, यानी दो केमिकल्स को मिला के तीसरा न्यू केमिकल बनाते थे। यानी वो इतने इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। To a great extent, he influenced the development of pharmacy and medical therapy throughout the Middle Age. He wrote two books named Ar Asrar and Sirar al Asrar. आगे हैं अल गफीकी, ही वॉज द हाईली रिस्पेक्टेड फिजिशियन इन कॉर्डोवा यानी मुस्लिम स्पेन, उंदलस में हाईली रिस्पेक्टेड फिजिशियन थे ये। and that he was also interested in pharmacy as well. Abu al-Qasim al-Zahrawi, he was a pioneer in the preparation of medicines by sublimation and distillation. ये दो processes आज भी यूज हो रहे हैं in the production of new medicines, और किसी भी क्रूड ड्रग में से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये दो चीजें उसमें यूज होती हैं, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन। हीट और मॉइस्चर के थ्रू किसी भी क्रूड ड्रग में से ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। और सब्लिमेशन में भी ज्यादा हीट दी जाती है। Abu al-Qasim al-Zahrawi, he was also the pioneer of medicinal surgery. मेडिकल में जो सर्जरी की जाती है वो भी सबसे पहले इन्होंने की थी। He also worked on the
एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर स्टोन्स, यानी सर्जरी करके किडनी और यूरिनरी ब्लेडर के स्टोन्स को निकालना इन्होंने सिखाया. Ibn Sina, among the brilliant contributors to the sciences of pharmacy and medicine during the Arabian era, was one genius who seems to stand for his time. इब्न सीना पर्शियन डिसेंट के एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर हैं, और ये फिलोसफर थे, फार्मासिस्ट थे, पोइट थे, डिप्लोमेट थे, फिजिशियन थे, यानी एक जीनियस मैन अपने टाइम का. और ये पर्शियन थे, यानी इरानियन आज के दौर में अगर कहें तो, फारसी. इन्हें एविसीना भी कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में. और ही रोट इन अरबिक, यानी वो अरबी में लिखते थे. ही रोट फेमस बुक किताब अल शिफा, द बुक ऑफ हीलिंग. ही आल्सो डिस्क्राइब्ड 700 प्रिपरेशंस, their properties, mode of action and their indications. 700 से ज्यादा प्रिपरेशंस जो उन्होंने खुद बनाई थी, ड्रग्स. 700 से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से एक्ट करती हैं बॉडी में जाके, और इंडिकेशंस कब कब देना है उनको, ये सारा उन्होंने बताया. अल बैरूनी, he wrote one of the most valuable Islamic works entitled Kitabul Sedala, the Book of Drugs, where he gave detailed knowledge of the properties of the drugs and outlined the role of pharmacy and the functions and duties of the pharmacist. He was known as father of Arabic pharmacy, क्योंकि pharmacist के functions बताए, duties बताई उन्होंने, drugs बताई, उनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में दी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ अरबिक फार्मेसी कहा जाता है, अल-बैरूनी को. आगे मॉडर्न एज और अर्ली रिसर्च है. अपॉन दिस टाइम फार्मेसी रिमेन्ड अ फंक्शन ऑफ मेडिसिन. अभी तक फार्मेसी जो है वो फंक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन और फार्मेसी साथ साथ चल रहे थे, बट विद इंक्रीजिंग वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाउंडिंग फोर्स्ड फिजिशियंस टू क्विट फार्मेसी एंड फोकस मोर ऑन हीलिंग. जैसे जैसे ड्रग्स बढ़ रही थी, उनकी कंपाउंडिंग कम्प्लेक्स होती जा रही थी, तो इस वजह से जो फिजिशियंस थे फिर वो दो चीजों को साथ लेके नहीं थे चल सकते, क्योंकि दोनों ही जो एरियाज हैं नॉलेज के वो बहुत वास्ट हैं. या तो वो डिजीजेस पे फोकस कर सकते हैं, या फिर वो ड्रग्स की कंपाउंडिंग पे. तो फिजिशियंस जो हैं उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ डिजीज पे ध्यान रखते हैं कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, लेकिन मेडिसिन को बनाना वो हम फार्मासिस्ट पे छोड़ देते हैं. Frederick II, separation of pharmacy and medicine. यूरोपियन कंट्रीज एक्सपोज टू अरेबियन इन्फ्लुएंस, यानी यूरोपियन कंट्रीज ने जब देखा कि अरब में तो फार्मेसी का प्रोफेशन अलग हो चुका है मेडिसिन से, तो उन्होंने क्या किया, अब एसिड कैलिफेट में अलग हो गया था ना, तो पब्लिक फार्मेसी जो है वो 17th सेंचुरी में आई यूरोप में. लेकिन यूरोप में अभी तक बताया नहीं गया था अनटिल 1240 एडी सदर्न इटली में फार्मेसी को सेपरेट किया गया मेडिसिन से. फ्रेडरिक टू was emperor of Germany. At his palace, he presented subject pharmacists with the first European edict, completely separating their responsibilities from those of medicine. उसने फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेडिसिन से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, सेपरेट कर दिया. एंड प्रिस्क्राइबिंग रेगुलेशंस फॉर देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस. प्रिस्क्राइबिंग रेगुलेशंस जो थी वो भी उसने डिक्लेयर कर दी. Next है Paracelsus. Perhaps no person in history exercised such a revolutionary influence on pharmacy and medicine as did Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. ये एक स्विस फिजिशियन का नाम है, जो कि खुद को पैरासेल्सस कहते थे. वो एक फिजिशियन भी थे और केमिस्ट भी थे. सबसे ज्यादा जो फार्मेसी के प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस किया अगर किसी बंदे ने, तो वो यही है. Influenced the transformation of pharmacy from a profession based primarily on botanical science to one based on chemical science. उसने फार्मेसी के प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया बोटेनिकल साइंस से केमिकल साइंस की तरफ. यानी पहले जो ड्रग्स आती थी वो सारी की सारी बोटेनिकल ओरिजिन की थी, लेकिन इसने बताया कि केमिकल्स की जो क्लास है वो भी बहुत वास्ट है, और उसमें से भी ड्रग्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं दो केमिकल्स को मिला के. स्वीड कार्ल विल्हेम शीले, he was a Swedish pharmacist and extracted several plant acids like lactic acid, citric acid, tartaric acid, benzoic acid, etc. स्वीडिश फार्मासिस्ट था, इसने एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से लैक्टिक एसिड को, सिट्रिक एसिड को, टार्टेरिक एसिड को, बेंजोइक एसिड को. ये एसिड्स आज प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इतने यूज हो रहे हैं
इसका कोई हिसाब नहीं। Edward Jenner remarkable advance in medicine and pharmacy took place in the year 1796 when Edward Jenner performed the first vaccination on a human patient. अब एडवर्ड जेनर ने जब फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन की थी ह्यूमन पेशेंट को, उधर से रिमार्केबल एडवांस, यानी जो जितने भी फिजिशियन और फार्मासिस्ट थे, उनके लिए एक नया दरवाजा खुल गया था किसी भी डिजीज को क्योर करने का। फ्रेडरिक सर टर्नर, जर्मन फार्मासिस्ट, आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। Joseph Plaisir and Joseph Quivancho, they were French and isolated several alkaloids like strychnine and brucine from Nux vomica and quinine and cinchona from cinchona। फ्रेंच थे ये लोग दोनों, और इन्होंने डिफरेंट अल्कलॉइड्स जैसे कि स्ट्रिक्निन और ब्रूसीन नक्स vomica से एक्सट्रैक्ट किए। नक्स vomica प्लांट है, स्ट्रिक्निन और ब्रूसीन अल्कलॉइड्स हैं, उसके अंदर से ये केमिकल्स निकलते हैं जो कि डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में। क्विनीन और सिंकोना ये दो अल्कलॉइड्स हैं जो कि सिंकोना प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए उन्होंने। Pelletier together with pyrirobiquat isolated caffeine and robiquat independently separated codeine from opium। आगे है अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इधर तक क्लियर है सबको? आवाज और पीडीएफ? इधर तक सबको क्लियर है? और होपफुली हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे।